नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो भारत की झीलों के स्टेट रह गए थे, वो पढ़ाने हैं मुझे, है ना। मैं चाहती हूँ प्रत्येक दिन ना एक चैप्टर कंप्लीट हो आपका। तो आज हम मिट्टिका और झीलों का 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे आराम से, है ना। ये झील होंगी पलाया। राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। कौन कौन सी है पलाया लेक? तो मैंने कहा वो राजस्थान में मिलती है और रेत में ही बनती है पलाया लेक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी है। एक बार पलाया झीलों के एग्जाम्पल याद कर लो। तो सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लुणकरनसर। ठीक। हाँ, मानव निर्मित झीलें, आर्टिफिशियल लेक। जो हिचकी आ रही है, 1 मिनट पानी ले लूं। आफरीन। फ्रीज में जगह, फ्रीज में जगह मत सुखाने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? राधे राधे। हाँ, मानव निर्मित झीलें। जी, 1 मिनट। हाँ, पानी पी लूं फिर पढ़ाती हूँ, हिचकी आने लगी अचानक से। चलो जी। मानव निर्मित, जो मैन मेड हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, कौन कौन सी है? गांधी सागर। अब गांधी सागर है किस स्टेट में, ये बताओ। तो गांधी सागर आपकी MP में है। जवाहर सागर क्या लिखा हुआ है? आप सब याद करना चाहते हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इधर की तरफ। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, आपको ये पता है। तो अभी याद करने पे ज्यादा फोकस क्या करा करो क्लास में। याद करने पे ज्यादा फोकस करोगे तब ना आप चीजें सभी सही हो जाएंगी। देखो इधर आओ। जवाहर सागर झील कहाँ पर है? क्या लिखा है स्टेट का नाम? और ये क्या आर्टिफिशियल है? जवाहर सागर झील ये कहाँ मिलेगी आपको? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर झील तो आपको कहाँ मिलेंगी? राणा प्रताप सागर झील आपको कहाँ मिलेगी? तो आप क्या बोलोगे मैम? राजस्थान में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ मिलेगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये भी दोनों मैं आगे बताऊंगी। और गोविंद सागर झील ये भी। तो गोविंद वल्लभ पंत ऊपर देखो कहाँ पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ध्यान देंगे ये कहाँ पर है। स्टेट का नाम यहाँ पर से देखो, सभी कमेंट सेक्शन में ऊपर स्टेट का नाम देखो। यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, तो यूपी के सोनभद्र जिले में कहाँ पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित लेक। ओके, यूपी के कहां पर? यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक। सोन की सहायक कौन सी है? सोन नदी की सहायक नदी देखना कौन सी है। तो सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित झील है। अब आता है यहाँ पर क्या है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये कौन से स्टेट में? सागर वाली। देखो दोनों के नाम अलग है ना, ये वल्लभ है, ऊपर वाली में वल्लभ दे रखा है, नीचे वाली में क्या दे रखा है? सारक। सागर। अगर सागर वाली पूछे तो आप क्या बताओगे कि ये हिमाचल प्रदेश में है। सागर वाली कहाँ पूछे तो आप हिमाचल प्रदेश में, और वल्लभ वाली पूछे तो यूपी के सोनभद्र जिले में। तो ये ध्यान रखना, इसमें सभी इधर फोकस करो, लिखने पे फोकस नहीं, याद करने पे फोकस होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ, गोविंद सागर झील किस स्टेट में? सागर वाली किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। और कौन से बांध के पीछे? नाम पढ़ो।
भाखड़ा नांगल बांध के पीछे। किस बांध के पीछे है? भाखड़ा नांगल बांध के पीछे है, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे। और किस नदी पर निर्मित झील है? सतलुज नदी पर निर्मित झील है। किस नदी पर निर्मित झील है? सतलुज नदी पर निर्मित झील है। अब ये आती है राज्य की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की कौन कौन सी झीलें, नाम पढ़ लो। ये उत्तराखंड में अब स्टेट वाइज कौन कौन सी झील पड़ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो जैसे नैनीताल झील, नाम से ही पता चल रहा है कि नैनीताल झील, तो जब नैनीताल जो है जगह वो उत्तराखंड में है तो नैनीताल भी झील भी उत्तराखंड में ही होगी। भीमताल, भीमताल इसकी आकृति सी की तरह है, सी की आकृति है इसकी, सी आकृति में है। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में और रूपकुंड झील भी, ये भी रूपकुंड झील उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखने में नहीं यहाँ पे फोकस करो जी। सरताज अहमद जी मेरे प्यारे भाई, आप हाँ बिल्कुल, प्रज्ञान बैच आ रहा है ये भी तो ध्यान रखो ना, तो आराम से पढ़ लो फिर ध्यान से। गुजरात में देखो न से है नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, आप इनके नाम लो। गुजरात में कौन कौन सी झील है ये बता दीजिए। तो गुजरात में नल, नल नाम से है, नल सरोवर, नारायण सरोवर है, कंकरिया और हमीरसर, है ना। और हरियाणा में कौन सी झील है? सूरज कुंड और बडखल झील। हरियाणा में कौन सी झील है? सूरज कुंड और बडखल झील है। हरियाणा में सूरज कुंड और बडखल झील है। पंजाब में कौन सी है? कांजली हरिके रोपण। पंजाब में कौन सी है? कांजली हरिके रोपण। राजस्थान में पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जैसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। मतलब ये इसमें से सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजसमंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें येलो कलर से टिक हो रहे हैं ना उसको ज्यादा ध्यान से देखना। तो सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और राजसमंद, जयसमंद जिसके लास्ट में समंद समंद आ रहा हो, तो समंद समंद। पुष्कर, पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। ये आपको राजस्थान में कौन कौन सी? पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जैसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। आपने देखा, समझ में आया जी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, लिखने पे नहीं पढ़ने पे फोकस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में यूं कहते हैं कि नागिन नाम जरूर आता है, जैसे डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग और शेषनाग आता है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि डल है, डल कहाँ पर है? डल तो आपको पता है कश्मीर में। वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग और शेषनाग। लद्दाख में कौन सी है? पेगोंग तुसो, लद्दाख में पेगोंग तुसो और सोमोरिरी। मेघालय में कौन सी लेक है? उमियम लेक, उमियम लेक मेघालय में। मैम मणिपुर में कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी लेक है? तो आप क्या बोलोगे? लोकटक। मिजोरम में कौन सी है? जी मिजोरम में पाला झील है। मिजोरम में कौन सी लेक है बताओ? मिजोरम में पाला झील। इनमें तो देखो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद है ना। मेघालय है, सिक्किम है और असम है। इनमें ना आपको एक एक ही याद करनी पड़ेगी, ज्यादा याद नहीं करनी। जैसे मिजोरम में कौन सी लेक है जरा पढ़ना, पाला। देखो मिजोरम में कौन सी लेक है, पढ़ो मेरे साथ, पाला। मणिपुर में लोकटक। और मेघालय में कौन सी लेक है जरा पढ़ना, नाम पढ़ो, यहाँ पर सब नाम पढ़े, रिक्वेस्ट है मेरी से प्लीज इधर देखो। मेघालय में उमियम, कि उमियम नाम, उमियम कैसा नाम है? इस तरीके से उमियम, कि उमियम नाम से मेघालय में मैम ने क्या बताया था? झील का नाम है, नदी का नाम है और झीलों का नाम है। तो मेघालय में उमियम झील है, ठीक है, उमियम झील। मणिपुर में लोकटक लेक, मिजोरम में पाला झील, लद्दाख में पेगोंग तुसो और सोमोरिरी, जम्मू कश्मीर में डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग और शेषनाग। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में कौन सी है? गुरुडोंगमर और चुलामू।
गुरुडोंगमर और चोलामू, गुरुडोंगमर और चोलामू। केरला में कौन सी है? बेम्बानद। केरला में कौन सी है, नाम पढ़ो, बेम्बानद। बेम्बानद वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसका, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, तो भारत की सबसे बड़ी झील बेम्बानद बताओगे। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 96.5 किलोमीटर लॉन्ग है। पूछे कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये बेम्बानद, तो 96.5 किलोमीटर लॉन्ग। एग्जामिनर पूछ सकता है इसके बारे में। अष्टमुदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरला में है। ये हमेशा आपको कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसमें जरूर मिलती है। कर्नाटक की आज तक एक भी एग्जाम में मैंने नहीं देखी कभी भी। तमिलनाडु की बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल वे चेम्बरवकम, है ना। और असम में दीपोरबिल, सोनबिल, हाफलोंग। असम की भी तीनों याद रखना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। ओके। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो एक बार प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक बार और रिपीट करेंगे सब, तो अब मेरे साथ रिपीट करो ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। चलो जल्दी से पढ़ो। जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक, नाम पढ़ो। सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक आप नाम नहीं पढ़ोगे आप करते क्या हो बैठ के, बैठ के क्या, इधर डिजिटल बोर्ड को अच्छे से निहारो, इसे पढ़ो कि मैडम क्या कह रही हैं, ये बताओ। तो आप ध्यान से, डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग। आप बोलोगे मैम सबके लास्ट में नागिन नाग जैसे क्वेश्चन वो आ रहे हैं, नाग नाग से, तो नाग वाली झील आपको कहाँ मिलेगी? नाग वाली झील जम्मू कश्मीर में मिलेगी। लेकिन डल और वूलर तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। डल और वूलर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बस। और लद्दाख में कौन से, पेगोंग तुसु, सोमोरिरी। डल और वूलर तो है ही इंपॉर्टेंट, डल और वूलर। बाकी नागिन, शेषनाग, बैरीनाग, ये तो तुम्हें पता ही है, ये वहीं पे है। है ना, ये भी आपकी कश्मीर की ही है। आगे चलते हैं। अब लद्दाख में पुगोंग तुसो और सोमोरिरी है। मेघालय में उमियम झील है। मणिपुर में लोकटक लेक है। मणिपुर में वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछता है लोकटक लेक, ये पूछी जाती है लोकटक लेक। मिजोरम में पाला है। मिजोरम में कौन सी लेक है, जरा नाम पढ़ो, पाला। पाला, कोहरा पाला नाम सुना है, वैस तरीके से पाला। जी, ओके, यहां तक समझ में आया, पाला। आगे आते हैं प्यारे दोस्त। सिक्किम में गुरुडोंगमर और चोलामू। सिक्किम में गुरुडोंगमर और चोलामू। सिक्किम में कौन सी है, गुरुडोंगमर और चोलामू। आगे केरला में बेम्बानद, अष्टमुदी व सस्थमकोटा। कर्नाटक में बेलांदुर व पंबा सरोवर। तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु की, कर्नाटक की मत याद करना, एग्जाम में नहीं आती है ना। चलो, असम में दीपोरबिल, सोनबिल व हाफलोंग। महाराष्ट्र में लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा व सलीम अली सरोवर झील। जितने भी ये लिखने वाले हैं, अच्छा ये कह रहे हैं मैम लिखने, तो मैं आपको अब क्या करा करूंगी, एक स्लाइड एक्स्ट्रा दे दिया करूंगी, ठीक है, उसे बैठ के लिख लिया करना आराम से। एक एक्स्ट्रा जो पढ़ाने वाली हूँ ना, वो एक्स्ट्रा दे दिया करूंगी। ओके डन। हाँ, वो अपना आप अपना घर से एक दिन लिख लिया और अपना आप कर लिया करो। लोनार कौन सी है बताओ यहाँ पर, महाराष्ट्र की, तुम्हें पता है लोनार कितनी इंपॉर्टेंट है। लोनार है, पोवई है, गोरेवाड़ा है, व सलीम अली सरोवर झील है, ये ओके। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर वे हिमायत सागर। ओके। उड़ीसा में अनसुपा लेक है, अनसुपा। और बिहार में गोगाबील, कामर, जगतपुर, तेलहरकुंड। वेस्ट बंगाल में सुमेंदु लेक है। बस खत्म, देखो ये लिखा। मध्य प्रदेश में भोजाद्रपुर में सिरपुर झील, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। टॉपिक कंप्लीट है, वहां टॉपिक कंप्लीट, नदियों वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपने ये स्लाइड लिख ली, ये वाली स्लाइड हो गई है तो मुझे बता दो। जी, मैं श्रद्धा साहू, देखो
ब्लर है ये मैप में। ये मैप ना मैं दे दूंगी तुम्हें पीडीएफ के साथ, ये यहाँ पे सारे लोकेटेड है, कि जैसे यहाँ पे ये झील, यहाँ पे ये झील, ये सब लोकेटेड है यहाँ पे। ओके। हाँ। हो गई ये वाली स्लाइड? हो गई मैम, नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, जल्दी से महाराष्ट्र में देखें कौन कौन से लेक हैं। हाँ लिख लो आराम से, लेकिन आज मैं मिट्टी वाला टॉपिक भी आपको कंप्लीट करवाऊंगी, आप आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है जी। महाराष्ट्र में लोनार है, जब लिख लोगे ना ये महाराष्ट्र वाली स्लाइड भी, ये भी बता देना साक्षी गुप्ता जी। मिट्टी वाला टॉपिक भी आज ही की क्लास में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सिक्किम की कोई झील बता दो। लास्ट टाइम क्लास में आए थे तुम, चोलामू झील बताई थी, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की। कुछ भी याद नहीं करते तुम? लास्ट टाइम मैंने ये झील बताई थी चोलामू सिक्किम में, तब कहाँ थे आप लास्ट टाइम वाली क्लास में झीलों की? ये झीलों का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। कहाँ थे आप? जल्दी से बताओ कहाँ थे आप? हैं कहाँ थे? नेक्स्ट टाइम बताया था ना मैंने, चोलामू झील सिक्किम में। चलो महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार है, पोवई है, गोरेवाड़ा है, वो सलीम अली सरोवर झील है। ये आपको कहाँ मिलेगी? है ना, तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर व हिमायत सागर झील, ये भी आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको तेलंगाना में। उड़ीसा में अंसुबा झील है। उड़ीसा में कौन सी झील है? अंसुबा। बिहार में गोगाबील झील, कांवर झील, जगतपुर झील और तेलहरकुंड। वेस्ट बंगाल में सुमेंदु झील है। भारत में सबसे मीठी पानी की, तो उत्तर भारत की मीठे पानी की झील वूलर है। उत्तर पूर्वी छोड़ देंगे तो उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील तो वेम्बानाथ झील है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, वर्कशीट भी दे देंगे आज। और सिरपुर झील है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। ये है भारत की मिट्टियां। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी। आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये तो और भी बहुत ज्यादा इजी है ये टॉपिक। देखो कैसे,
आप इस पे गौर करो, मैंने ये मैप बना रखा है ना इस तरीके से, देखो इधर बना रखा है ना, अब मैंने ऐसे कर रखा है, ऐसे ऐसे कर रखा है ना ऐसे, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप समझो आप सभी। अब तो यहां यहां ये जो पोर्शन है ना, इधर इधर देखो, यहां लेटराइट मिट्टी मिलेगी, और इधर जलोढ़, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको, है ना। अच्छा, ये दोनों समझ में आ गई। हाँ, नीचे की तरफ दक्षिण भारत में आपको यहाँ बीचों बीच लाल मिट्टी मिलेगी, इधर की तरफ काली मिलेगी और इधर की तरफ लाल मिलेगी आपको। ओके, काली लाल, इसके ऊपर जलोढ़ मिलेगी, जलोढ़ तो मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी, जितने मैदानी एरिया है, और जलोढ़ के इधर मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। फिर इधर भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों में भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और ऊपर की तरफ मिलेगी पर्वतीय मिट्टी, जहां आपका हिमालय वगैरह है वहां पे आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। ये है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है जी। अब देखो सबसे ऊपर आपको देखो, अब मैंने ये भारत का मैप बनाया, बनाया मैंने भारत का मैप, देखो इधर आओ, देखो अब यहाँ पे आप गौर करना कि मैं क्या बता रही हूं, यहाँ पे ऊपर की तरफ मिलेगी पर्वतीय मिट्टी, इस वाले पूरे पोर्शन में पर्वतीय। फिर इसके नीचे आ जाओ, ये मैदानी क्षेत्र आ गए, जैसे यूपी आ गया, राजस्थान आ गया, बिहार आ गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो इस जगह मिलेगी जलोढ़। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर भी जलोढ़, और इधर की तरफ राजस्थान गुजरात है तो इधर की तरफ मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, इधर काली, महाराष्ट्र की तरफ ना काली मिलेगी, इधर की तरफ लाल, इधर की तरफ बीचों बीच भी लाल, लेकिन नदी घाटियों में इधर और इधर, तो यहाँ तो आपको इधर इधर वाली नदी घाटियों में मिलेगी जलोढ़। बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो महानदी, गोदावरी, जब नदियां पढ़ाई थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। और इधर तरफ जहाँ काजू और रबर रबर की खेती होती है, यानी केरल की तरफ, वहां लेटराइट मिट्टी मौजूद होती है। सीक्वेंस समझ में आया? सीक्वेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम, ओके। एक बार और सिखाती हूँ अभी। जी जी, नहीं नहीं आनंद, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। देखो आनंद, यहाँ पर आ जाओ, मैं बना रही हूँ दोबारा से मैप। अब तुम मुझे सब बताओगे? अब मैंने 2-3 बार रिवाइज करवा दिया, एक और बार रिवाइज करवा रही हूँ, अब भूलना नहीं आप, है ना। अब देखो, अब बताओगे ना मुझे सब? चलो, यहाँ ऊपर की तरफ कौन सी मिट्टी, इस वाले एरिया में, यहाँ बीच में कौन सी, यहाँ बीच में इधर कौन सी, इधर कौन सी, तो अब इधर कौन सी, पर्वतीय, यहाँ पर्वतीय, यहाँ पर्वतीय, और इस जगह पूरे में पर्वतीय। तुम्हें मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताती हूँ।
ओके, यहाँ पूरी मैदानी क्षेत्र है या जलोढ़, इधर की तरफ भी जलोढ़, इधर मरुस्थलीय, यहाँ इधर की तरफ मरुस्थलीय, इधर काली, इधर लाल, दक्षिण भारत में भी लाल, इधर लेटेराइट और इधर जलोढ़। ये आपको अच्छे से देखना है। हो गया, अब सीक्वेंस कर लिया याद। अब मैंने कई बार रटा दिया है आपको। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब पूरा इसका सीक्वेंस, ठीक है, 3-4 बार मैंने मैप बना के दिखा दिया, अब याद हो गया होगा, देख लो। लवली, हाँ जी। मृदा शब्द की उत्पत्ति भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। ओके, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। मिट्टी, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के बनने में कौन कौन भाग लेते हैं। मिट्टी के बनने में तो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितना होता है उसमें, जब मिट्टी बनती है ह्यूमस, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेषों से बनता है ये ह्यूमस। सड़गल नहीं जाती यार, खाद जैसा होता है, मिट्टी की ऊपरी परत होती है ह्यूमस, काली काली सा होता है, काला काला सा, ठीक है, खाद देखा है आपने उस टाइप का, जो सड़गल जीजे जाते हैं, पशु गल जाते हैं, उनके ही उनसे होता है ये तैयार। तो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ इसमें कितना होता है, लगभग 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45% होता है। मृदा जल कितना होता है, लगभग 25% होता है। और मृदा वायु कितना होता है, लगभग 25% होता है। ठीक, कि मिट्टी के बनने में ये सब भाग ले रहे हैं। मिट्टी के बनने में तो ह्यूमस का कार्बनिक पदार्थ कितने, लगभग मिट्टी के बनने में लगभग की ह्यूमस तो होना चाहिए लगभग 5 से 10%, जो मिनरल मैटर है लगभग वो 40 से 45% होना चाहिए। और मृदा जल यानी एयर वाटर लगभग 25% होना चाहिए। और मृदा वायु वो भी 25, ये दोनों 25-25 है, ये 40 से 42, ये 5 से 10। ये आपने ये स्लाइड कर ली जी। मिट्टी के संगठन में ये सब भाग ले रहे हैं। लिख लिया सबने? जी शुभम, बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा। हाँ जी मैम, लिख लिया। अब आती है मिट्टी अभिक्रिया। जो मृदा अभिक्रिया है वो किस में मापी जाती है, मृदा अभिक्रिया तो सोइल रिएक्शन पीएच में मापी जाती है। जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों पांचों, ये ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑल इंपॉर्टेंट का मतलब पूरी स्लाइड याद करना, ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है, जरा पढ़ना। जब वो कहने लगे कि न्यूट्रल सोइल का पीएच मान बताओ, न्यूट्रल सोइल का बताइए, न्यूट्रल सोइल का पीएच मान, उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है। क्या होता है, 7.0। ओके, ये अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। मैंने उदासीन बोला है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे किसका मान, उदासीन मृदा का। अम्लीय मृदा का देखो कम लग गया ना, 7.0 से कम। क्षारीय मृदा का 7.0 से ज्यादा।
और पौधों की वृद्धि, प्लांट्स ग्रो होते हैं 6.0 से 7.5 पीएच मान के मध्य होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो अब दोबारा बताओ, मृदा अभिक्रिया किस में मापी जाती है? तो मृदा अभिक्रिया पीएच में मापी जाती है। तो उस उदासीन मृदा का पीएच मान बता दीजिए कितना होता है। उदासीन मृदा का पीएच मान, तो आप बोलोगे मैम 7.0 न्यूट्रल सोयल का, और अम्लीय मृदा का, एसिडिक सोयल का 7.0 से कम। हाँ, और क्षारीय मृदा का 7.0 से ज्यादा। और पौधों की वृद्धि ध्यान दो, या तो 7.0 भी नहीं है, 7.5 भी नहीं है, पौधों की वृद्धि में क्या आ रहा है, गौर करो अपने आप। हाँ 6 मैम, 6 से 7.5। ये क्षारीय मृदा 7.0 से ज्यादा, इसमें ज्यादा क्षारीय मृदा का पीएच मान बताओ। और अम्लीय मृदा का ये क्या लिखा, इधर देखो सब, नजरें कहाँ है तुम्हारी, इधर आओ सभी। अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या लिखा है? क्लास में पढ़ने पे फोकस करो, बार बार रिवीजन करो, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में तुम्हें हर जगह यही नजर आना चाहिए कि उदासीन का मैम ने क्या बताया था, उदासीन का 7.0 बताया था, अम्लीय का तो कम बताया था 7.0 से, क्षारीय का 7.0 से ज्यादा बताया था। पौधों की वृद्धि में मैम ने कहा था इसकी 6 से 7 के बीच में रहेगा, तो 6.0 से 7.5 के बीच में रहता है पीएच मान। ये देखो कहाँ कम कहाँ ज्यादा, कम ज्यादा पे गौर करना है कि किसमें कम है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान कम है, क्षारीय मृदा का ज्यादा हो गया। पौधों की वृद्धि 6.0 से 7.5 पीएच मान के मध्य होती है। ओके, ये क्लियर? जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। ओके आकाश, कम ज्यादा देख लेना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के एग्जाम में। जैसे नोट, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। एक और नोट ऐड कर लो, लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक्स और स्टडी ऑफ सोयल। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नाम पढ़ना जरा, क्या लिखा दिख नहीं रहा मेरे को। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? देखो इधर देखो, मिट्टी के अध्ययन को क्या कह रहे हैं? पेडोलॉजी। अच्छा, इकार की फुल फॉर्म जरा पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। मैं पानी पी के आई, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो। हो गया? यही हूं मैं, बताओ। मिद इकार की फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ो पहले। आपके में कम ज्यादा ही पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इकार की फुल फॉर्म देखो यहाँ पे, इकार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हिंदी में पढ़ो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कितने, कौन से सन में बताया? सन पढ़ो, बताओ। 1986 में, सन देखो कि इकार ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती हैं।
भारत में कितनी? भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती है। समझ आया? 8 तो प्रमुख हो गई तथा 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर? ये देख लो ध्यान से। हाँ, इधर 8 तो कैसी है, लेकिन 8 तो हमें कंपलसरी है पढ़ना। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी? 8, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है ना? और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इकार ने कब बताया? 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती हैं। ये आपको बढ़िया से याद रखना है। चले आगे। Indian Council of Agricultural Research was told that 8 major and 27 minor। 27 माइनर पढ़ के हम क्या करेंगे? हमें तो 8 ही पढ़नी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ही इंपॉर्टेंट होती है। सोइल आर फाउंड इन इंडिया। इकार की फुल फॉर्म एक बार और देख लो। आई से इंडिया, सी से काउंसिल, ऑफ तो लगाते ही है, ए से एग्रीकल्चरल है और आर से रिसर्च है। ओके, हाँ। और 1986 में बताया था, ये भी याद कर लेना कब इकार ने। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रमुख मिट्टी पाई जाती है? जरा ऊपर देख के पढ़ना, कितनी बताई है? क्या लिखा हुआ है? जरा मुझे दिख नहीं रहा है, क्या लिखा हुआ है? जरा खुद पढ़ो। भारत में 8। नाम क्या है उन 8 मिट्टी के? मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, पजला कालेम। पजला कालेम, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। पजला कालेम, आप खुद देखो। पजला कालेम से देखो, गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब ये मिट्टियों के नाम हो गए पूरे। पहले 8 मिट्टी कौन सी है, वो क्या उनके नाम है, ये देखो। पहले सब नाम पढ़ो। भारत में कितनी प्रमुख मिट्टियां पाई जाती है? छोटी नहीं पढ़नी, हमें बड़ी बढ़िया पढ़नी है, जो भारत में विशाल वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो भारत में मेजर सोयल हैं 8 हैं। कौन से? पर्वतीय, माउंटेन सोयल। जलोढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जलोढ़ को एलुवियल बोलते हैं। लाल को रेड बोलते हैं। काली को ब्लैक बोलते हैं। लेटराइट को लेटराइट ही बोलते हैं। मरुस्थलीय को इंग्लिश में एरिड सोयल बोलते हैं। अम्लीय व क्षारीय मिट्टी को अल्कलाइन एंड सलाइन सोयल बोलते हैं। और दलदली मिट्टी को पीटी एंड मार्शी सोयल बोलते हैं। पीटी और मार्शी सोयल बोलते हैं, है ना? तो पीटी और मार्शी सोयल ये वाला हो गया। आगे देखते हैं। 8 जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने % भूभाग पर पाई जाती है? बताओ। जलोढ़ मिट्टी भारत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। याद करना ही करना है। नाम क्या है? 43.4% भूभाग पर। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन। कहाँ से? ये मिट्टी जैसे जलोढ़, जैसे जल जल आ रहा ना इसके उसमें, तो ये मिट्टियां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। एग्जामिनर पूछ ले नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? नदियों द्वारा, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। रिच किस किस में अधिकता है? पोचूजे। पोचूजे शॉर्ट में याद करा करो, पोचूजे, वरना कभी याद नहीं करो। पोचूजे की अधिकता कि मैम ये पोचूजे क्या होता है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे याद रख रखा है कि जलोढ़ मिट्टी में पोचूजे की अधिकता है। पोटेशियम, चूना और जैविक पदार्थों की अधिकता। और किसकी कमी है? नाफा और नाफाह की कमी है। नाफाह, नाफाह, ये इस तरीके से याद रख सकते हो, याद करने में इजीली याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक का लफ्ज होगा तो जी। गौड़ क्या होती है? बहुत मतलब ये बहुत ही कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जिनको ना के बराबर कह सकते हैं कि भारत में ना के बराबर ये मिट्टी पाई जाती है, जो 27 होती है। इसलिए इन्हें पढ़ते ही नहीं है। जो ज्यादा पाई जा रही है उसको पढ़ते हैं। तो गौड़ का मतलब ना के बराबर पाई जाने वाली मिट्टी। तो पोचूजे जलोढ़ मिट्टी पोटेशियम, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी? पोचूजे की। और अगर मुझसे कहे ना कि काली मिट्टी में किसकी अधिकता, तो उसमें मैंने याद रखना लोचू केपो में। और किसकी कमी? नाफाजे की कमी।
वो मैंने काली मिट्टी का इस तरीके से याद रख रखा है। तो अब मैं आपसे, कोई मुझसे पूछे काली मिट्टी में किस किस की अधिकता पाई जाती है, तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, लो, चू, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी अधिकता पाई जाती है। और नाफाजे की कमी, नाफाजे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। मैंने तो इस तरीके से याद रख रखा है, बाकी जो आपको बढ़िया लगे वो याद कर लेना। मैंने सच में ये शुरू के वर्ड ही देखे, पोटेशियम, चूना, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इससे इससे ऐसे करके याद कर लेना आप भी। आज तो भाई प्यास बड़ी लग रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पानी पीती रहूं मैं तो बार बार, पता नहीं क्या हो गया है। आगे चले। अब जलोढ़ मिट्टी, मैंने कहा ना नदी घाटियों में कौन सी, मैंने तुम्हें ऐसे बना के दिखाया था मैप, अभी अभी जस्ट बनाया था, इधर की तरफ कौन सी मिट्टी और इधर की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी की डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप बोलोगे डेल्टा का निर्माण तो बे ऑफ बंगाल में, तो चलो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदी के डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। और इधर की तरफ कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट। ये कंफर्म हो गया। बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदी घाटियों में गोदावरी, पहले महानदी आता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टाओं में, है ना। आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जलोढ़ मिट्टी के नाम बताओ। जलोढ़ मिट्टी को कितने नामों से जाना जाता है, नाम देखो, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। और ये किस कलर की होती है, रंग हल्की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की होती है। पंजाब से लेकर असम तक ये पाई जाती हैं। फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल। गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल। क्लियर। बस ये स्लाइड और है, लास्ट, खत्म हो गई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है भारत में, ये। और ये कितने टाइप की होती है, भांगर और खारदर। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ये आपका पूरा स्लाइड जलोढ़ की फिनिश हो गई है ना। मजा आया पढ़ के, अच्छी लगी होगी बातें। आगे आते हैं, पोटाश। हाँ यहाँ पे पोटाश है तो पोटाश ही याद कर लेना मेरे भाई। ओके, पोटाश जी, यहाँ पर आप पोटाश ही याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर, 18.6% भूभाग पर। कितने क्षेत्रफल में, लाख वाला नहीं पूछा जाता, देखो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने इतने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, मतलब ये परसेंट पूछ लेगा मिट्टी का। वो जलोढ़ वाला तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिमाग में कंठस्थ कर लेना। 43.4%, कितना, दोबारा पढ़ो, 43.4%। लाइट नहीं आ रही, आज गर्मी लग रही है, जब भी देख लो ऐसी हो रही हूँ, पसीना पसीना। अब लाल मिट्टी 18.6% भूभाग पर, ये कितने में फैली हुई है ना, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। यह मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, कुछ भी उगा लो सब उग जाएगा जलोढ़ मिट्टी में, ये बात दिमाग में बैठा लो अपने आप। और कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, एक बार मेरे साथ बोलो, 43.4। 43 के बाद में भी क्या है, 4 ही है, 44 से ही स्टार्ट होगा, 4 पे खत्म, उस पे टिक करके आना, 43.4% जी।
ये आपको याद रखना है। रेड कलर, लाल मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है? ये इंपॉर्टेंट, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। रिच, लोचू लोचू यानी कि लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। सब में मैंने एक बात नोट कर ली है भैया, नाइट्रोजन फास्फोरस की तो सब में ही मिट्टी में कमी है भारत में। तुम देखना ध्यान से, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, ये हमें अभी काली मिट्टी में भी देखना कुछ ऐसे ही पड़ेंगे। लोहा, चूना, वो भी एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में जो काली मिट्टी में है, और जो लाल मिट्टी वो सेम है दोनों, है ना। और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है। काली और लाल का सेम ही है ये, तो कंफ्यूज नहीं होगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब, है ना। पानी पियो, बड़ी प्यास लग रही है, 1 मिनट रुक जाओ और इतने तुम पढ़ो। चले, ये ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। हाँ, ये लाइट भी नहीं आ रही ना, इस वजह से भी दिक्कत लग रही है आज। थोड़े लाइट वाइट से एसी वेसी चल जाता है ना, मजा आ जाता है। हाँ। चलो, तो रेड कलर किसकी? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ये पता चल गया। अच्छा, रिच किस में है? तो अभी काली मिट्टी का, जैसे लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, वो भी उसमें भी अत्यधिक मात्रा में रहेंगे, काली मिट्टी में भी और लाल मिट्टी में भी, दोनों में सेम है ना। और पुअर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। अब्दुल ठीक है ना? अरे मेरे प्यारे भाई अब्दुल, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की क्या है? कमी है जी। अब लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू। किस किस स्टेट में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड में। अब यहाँ पर आ गई लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी देखो कितने परसेंट में? सिर्फ 3.7%। जी। और ये खेती के लिए उपयुक्त है क्या लेटराइट मिट्टी? तो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक हो गया आपका? ये सब कर लिया जलोढ़ मिट्टी वाला? ये वाली स्लाइड हो गई? खादर और बांगर जब मैंने आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान पढ़ाए थे ना, मैंने तब भी पढ़ाया था। अगर आप ढंग से मन लगा के याद करते हो ना, तो आप उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ मैंने बांगर और खादर की डेफिनेशन लिखवा रखी है। सबको पता होनी चाहिए ये बात। हाँ बोलो, यस मैम, हमें पता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान खोल कर देखो अपनी कॉपी में। ये हो गई थी? हाँ जी मैम, ये तो हो गई। ये वाली हो गई, जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बांगर और खादर टू टाइप्स की होती है। बांगर पुरानी जल नदियों से दूर पाई जाती है। खादर नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है जी। आगे आते हैं, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पढ़ो। आपने मुझे कहा था नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा है कि हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा। पूरा कर लो प्लीज। लाल मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर? 18.6% भूभाग पर। कितने क्षेत्रफल पर फैली है? 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। यह मिट्टी कैसी है? यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है। इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ये किस में प्रचुर होती है? लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में होता है। कमी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है ना।
मुख्य फसलें गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू है। राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। लिटराइट मिट्टी कितने परसेंट में? 3.7% भूभाग पर। और ये खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है? तो आप बोलोगे मैम ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन व्हेन द सोइल आर मैन्यूर्ड एंड इरिगेटेड। तो खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें किसमें? लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। ये किसमें कमी होती है? जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। अधिकता लोह ऑक्साइड और पोटाश की। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें भी ना फा जे ही लिखा है ना, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थ। मैंने कहा ना भारत की मिट्टियों में इनकी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की कमी ही मिल रही है। चाहे आप जलोढ़ पढ़ लो, चाहे काली पढ़ लो, लाल पढ़ लो, लेटराइट पढ़ लो, मैंने तो यही देखती हुई आ रही हूँ। ना फाजे ना फाजे ना फाजे। हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ और इसमें कैल्शियम की भी कमी है। यह आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके। और अधिकता लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता। मुख्य फसलें काजू, चाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटराइट मिट्टी की मुख्य फसलें काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर, नारियल। काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर व नारियल, है ना। काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर में नारियल। आगे बढ़ते हैं। लिटराइट मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लिटराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में पाई जाती हैं। अब काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? लावा मिट्टी। यूपी में करेल कहते हैं, है ना। और रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट। ये कहाँ पाई जा रही है ये भी याद रखना कि ये मिट्टी लेटराइट पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में। काली मिट्टी को इतने नाम है काली मिट्टी के। लावा यूपी में, करेल, रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, है ना। काली मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर मिलेंगी? 16.6% भूभाग पर, इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर में। स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रैप में पाई जाएगी। दक्कन ट्रैप, है ना। और पुअर नफाजे, देखो मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन फास्फोरस की तो कमी मिलेगी। दिमाग में बिठा लो। भारत की मिट्टी चाहे जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट कुछ भी हो, इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी और कार्बनिक पदार्थों की, ह्यूमस की, है ना। अधिकता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की अधिकता। और लेटराइट मिट्टी में तो कैल्शियम की भी कमी मिल रही है ना। ये ध्यान दो। ये तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, सेल्फ प्लफिंग सोयल, क्योंकि अपना आप ही वो अच्छी रहती है ना। काला रंग किसकी वजह से होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है ये। और मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन मुख्य फसलें, चना, तिलहन और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। बांगर और खादर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जरा एक बार उसे देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है, वहां पे देखो। हाँ हाँ, ओके ओके, हो गया। अब तो आपकी ये तीन मिट्टी और बची, देखो मरुस्थलीय मिट्टी बची और आपकी नमकीन मिट्टी बची, पर्वतीय मिट्टी और पीट और दलदली मिट्टी। लो अब खनिज का टॉपिक आ गया, देखो न्यू टॉपिक। 4 स्लाइड हो रहा है, अगर तुम्हें करनी है तो कर लो वरना कल कर लेना। काली मिट्टी तक तो हो ही गया तुम्हारा, 4 स्लाइड और है। हाँ जतिन, अब आप आपका मन है, आप चाहे तो जाओ। सागर जायसवाल, मैम 8 बजे तक पढ़ा दो, हम आपसे बोर नहीं होंगे। शालू, काली मिट्टी दिखाते हैं तुम्हें। ये वाली स्लाइड लिखवा दूं ना? लिखो तो।
जी। एक बार और पढ़ो सब। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? 16.6% भूभाग पर। हाँ, बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये मिट्टी वाला चैप्टर कर लो, बाकी ना हम कल पढ़ा देंगे। रोज एक चैप्टर, मैं तो ये सोच रही हूँ रोज एक चैप्टर पढ़ो। हाँ, चलो। लिख लो आराम से। मैं पता है क्यों सोच रही होगी, जैसे कल एक चैप्टर कल कर लोगे कृषि वाला, परसों खनिज करवा दूंगी, तरसों उद्योग धंधे करवा दूंगी, उससे अगले दिन प्राकृतिक वनस्पति पढ़वा दूंगी, फिर परिवहन पढ़वा दूंगी, फिर जलवायु वाला, अभी 5 टॉपिक है, फिर जनगणना, ना पूरे 7 टॉपिक हो रहे हैं। मैं सोच रही इस हफ्ते पूरी इंडियन ज्योग्राफी ही कंप्लीट करवा दूं मैं, इस संडे तक। अब की बार सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। क्लास लूंगी मैं, संडे को ऑफ कर दूंगी, सैटरडे को पढ़ाऊंगी मैं इस बार। सैटरडे में मुझे इस सैटरडे तक मैं, मेरा ना टारगेट देखो क्या है, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। मैंने सोचा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा देती हूँ इस वीक, अगले वीक से ना हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? खुद सोचो। मैं तो इसलिए कर रही हूँ, बाकी आपका मन, जैसे आप बोलोगे। रोज एक चैप्टर सोच रही हूँ मैं तो मेरे दिमाग में, बस बाकी आपको जो सही लगे, मैं तो फिर आपकी ऊपर ही हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे ही करा देंगे। देखो एक बार और देखो, 16.6% भूभाग पर है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रैप पे कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी है। अधिकता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की अधिकता है ना? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? सुतह जुताई वाली मिट्टी। ओके, और काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। और मुख्य फसलें मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज। लो भाई, आप सबने मुझे रोक दिया है, मैं इसे कल ही करवाऊंगी। खुश अब? 4 मिट्टियां कल करवा दूंगी। 4 मिट्टी और कृषि का टॉपिक हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यस मैम बोलो, प्रॉमिस करो तभी छोड़ूंगी मैं। आपने बोला मत करवाओ तो ठीक है, मैं नहीं करवा रही। आप ही को तो पढ़ना है, मैं कौन से जल्दी करके कहीं जाऊंगी। मैं आपको आराम से पढ़ा दूंगी, ओके, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। मिट्टियाँ पढ़ानी थी मुझे और झीलें। बस काली मिट्टी तक ही पढ़ाया मैंने आज। 219।
अब बताओ सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया? प्रॉमिस कर लो, देख लो, हाँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना देखो इस वीक तक। चाहे हाँ 2-3 घंटे की क्लास ले लूँ मैं मेरा था यूट्यूब पर भी तो पढ़ ले, तो वैसे ही पढ़ लेना मेरे साथ। प्रॉमिस मैम, प्रॉमिस। ठीक है, वर्कशीट दे दूंगी जल्दी। चलो तो, बाकी ज्यादा बातें नहीं। आपको मैं देखो मैंने अपनी बात बता दी है। थैंक यू।